वोट में हारने वाले हैं और ईवीएम में जीतने वाले हैं। और जीतने के बाद देश में बहुत बड़ा दंगा फसाद और हिंसा होने वाली है। ये तीन बातें। तो चुनाव कैसे हो रहा है? 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में लड़ाई है। इतने साल में दर्जा 54 लाख करोड़ और अकेले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 405 लाख करोड़। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ मुंबई। पिछले 10 साल में यानी कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 405 लाख करोड़ रुपया देश के ऊपर कर्जा बढ़ाया है। इस तरीके का सनसनीखेज खुलासा वामन मेश्राम ने किया है। साथ ही ईवीएम मशीन में क्यों लेकर के उन्होंने कहा कि मोदी इस वक्त हार रहे हैं, लेकिन ईवीएम मशीन उन्हें जिताने वाली है। आज मुंबई के मुंबई मराठी पत्रकार संघ में उन्होंने तीसरे मोर्चे का ऐलान किया है। इलेक्शन में करीब 200 सीटें खड़े करने वाले हैं। आइए जानते हैं उनकी जुबानी। ईवीएम के रहते परिवर्तन संभव है? होता तो फिर काय को चिल्लाता है। मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, इसके इसी से जोड़ के इसी को कंटिन्यू एक सवाल है। दिल्ली में मोर्चा नहीं देखा इसी से कंटिन्यू मेरा सवाल है, आप सुन लीजिए पहले। आप जनता में लड़ रहे हैं, सुनिए, आप जनता में लड़ रहे हैं, चुनाव आयोग में लड़ रहे हैं, सरकार से मंत्र पर मैंने मोर्चा निकाला लाखों। हाँ, वही बता रहा हूँ मैं। आप चारों स्तर पे लड़ाई लड़ रहे हो। आपको ईवीएम मशीन बंद होने की, उसकी जगह बैलेट पेपर आने की उम्मीद नजर आती है क्या? चारों जगह पर आप इस मोर्चा पे डटे हुए हैं। देखो, मैं तो इस यकीन के साथ में ये लड़ाई लड़ रहा हूँ कि जनता का ईवीएम पर भरोसा नहीं है। इस बात को शासक वर्ग को स्वीकार करना होगा, नहीं तो बहुत भयंकर परिणाम को भुगतने के लिए तैयार रहना होगा। मैं अभी से चुनाव के पहले बता रहा हूं, बहुत भारी हिंसा होने का अंदेशा है। ये जो शासक वर्ग है, जो केवल अपने अंदर बदलाव कर रहा है, समाज में नहीं बदलाव कर रहा है, उनको बता रहा हूं कि अगर आपने जनभावनाओं को सप्रेस करने की कोशिश की तो बहुत भारी हिंसा का सामना करना पड़ेगा। अगर आप शांतिपूर्ण तरीके से परिवर्तन के लिए तैयार नहीं रहेंगे तो। राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा दिल्ली में बनाया गया, उसमें 83 पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए। अभी तक हम लोगों ने 200 सीटें चुनाव लड़ने का फैसला किया है और इंडिया गठबंधन के लोगों का प्रस्ताव भी है। अभी हमने उसके बारे में हाँ ना कोई फैसला नहीं किया। लेकिन एक पोस्टर चल रहा है सोशल मीडिया पे, अब की बार 400 पार, मोदी जी के फोटो के साथ में पोस्टर चल रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे इस पे? ईवीएम में घोटाला करके 400 पार हो सकता है। अभी जिस तरीके बिहार में भी सत्ता परिवर्तन हुआ है, फिर बाद में आप देखें कि शिबू सोरेन के जो बेटे हैं उसकी भी सत्ता परिवर्तन है, ईडी की जांच लगाई गई है। सर, उसमें क्या कहना चाहिए? सरकार किस तरीके से काम कर रही है? देखो, आपके आने के पहले मैंने ये बताया था कि 2019 के चुनाव में मोदी को 37.7% वोट थे। सारे अपोजिशन पार्टी के लोग इकट्ठा हो गए, उनके पास 62.3% वोट है। तो लड़ाई 37.7% वर्सेस 62.3%। इसमें चुनाव के पहले ही मोदी चुनाव हार रहे, ये आंकड़े जो कह रहे हैं। इसीलिए मोदी तोड़फोड़ करने के काम में लगे हुए हैं, सरकार गिराने के काम में लगे हुए हैं। ये सारा करने के बाद भी मोदी के चुनाव जीतने के चांसेस नहीं है। सारे मीडिया वाले कह रहे हैं कि मोदी तीसरी बार आ रहा है। मैं कह रहा हूं मोदी तीसरी बार नहीं आ रहा है। लेकिन सर, और मैं काल्पनिक बातें नहीं कह रहा हूँ, डाटा बता रहा हूँ। चुनाव आयोग के साइट में जाकर देखो, वेरीफाई करो जो मैं कह रहा हूँ। सर, तीसरा राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चे का कितना परिणाम होगा देश में? नॉर्थ इंडिया में ज़्यादा होगा। नॉर्थ इंडिया में होगा का मतलब बीजेपी को होगा क्योंकि हमारा ज़्यादा प्रभाव जो है नॉर्थ इंडिया की जो स्टेट है। कितने पार्टियां साथ में रहने वाली है? 83। जल्दी ही ऑल इंडिया की राष्ट्रीय परिवर्तन मोर्चा की मीटिंग बुलाकर उस पर विचार करेंगे। मगर पेपर ट्रेल मशीन लगती है, मगर गिनती ईवीएम की ही होती है जिस ईवीएम में घोटाला होता है। देखो, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात मैं कह रहा हूँ, जो लोगों को ये समझ में नहीं आता। लोग क्या सोचते हैं
अरे आपने कहा था पेपर ट्रेल मशीन लगाने के लिए, सुप्रीम कोर्ट ने पेपर ट्रेल मशीन लगा लिया, फिर आप अब क्यों चिल्ला रहे हो? अरे पेपर ट्रेल लगाया मगर गिनती तो उसी ईवीएम की कर रहे हैं जिस ईवीएम में घोटाला होता है। तो ये आवाज करने का काम है, ये केवल आंखों में धूल झोंकने का काम है। नेशनल मीडिया ने सुप्रीम कोर्ट के द्वारा दिया हुआ जो जजमेंट है उसकी खबर ही नहीं छापी। मैं दुख के साथ ये कहना चाहता हूं कि क्या नेशनल मीडिया एक खबर ना छापकर एंटी नेशनल मीडिया नहीं बने? ये राष्ट्र के हित की जो खबर है, जो सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया था, वो खबर अगर सारे देश भर में छापी गई होती तो सारे देश के लोगों को मालूम हो गया होता कि ईवीएम मशीन के द्वारा फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं होता। इस देश में मतदाताओं को ये अधिकार था कि वो सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार मतदाताओं के पास था, और मतदाता सरकार बदलने का या सरकार बनाने का काम करते थे। ईवीएम मशीन आने के बाद मतदाताओं के पास सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार समाप्त हो गया। अब सरकार बनाने का और बदलने का अधिकार ईवीएम मशीन के पास आ गया, और ईवीएम मशीन जो लोग चला रहे हैं वही सरकार बना रहे हैं, वही सरकार कर रहे हैं। तो जनता के पास लोकतंत्र क्यों है? क्योंकि लोगों को वोट का अधिकार है, इसलिए जनतंत्र है। अगर लोगों के वोट का अधिकार ईवीएम के पास ट्रांसफर हो गया है तो फिर तो जनतंत्र खत्म हो गया, ईवीएम ने जनतंत्र को खत्म कर दिया। मेश्राम जी, आपको एक बार रोकना चाहूंगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस चीज को उजागर किया था कि जिस किसी के भी पास में हैकिंग की अगर कोई तंत्र योजना है या कर सकता है तो वो आके करे, इस तरीके का उन्हें ओपन किया। तो उस समय किसी ने भी ईवीएम हैक हो सकता है करके साबित नहीं कर पाया। आपके पास झूठी खबर आई है, हमारे पास वीडियो रिकॉर्ड है सारे। हैदराबाद का क्या नाम उसका? हरिप्रसाद सारे मशीन लेकर गया था। हरिप्रसाद ने वो ईवी चुनाव आयोग ने वो मशीन दी उसको, और उसको खोल के देखा। देखने के बाद मुझे तो लगता था कि एक हफ्ता लगेगा इसको हैक करने में, मैं घंटे भर नहीं कर देता। ऐसा बयान देते ही चुनाव आयोग ने उससे मशीन ले ली। ये बताया, ये वीडियो मेरे पास है। आपके पास खबर आई है, वो मीडिया वालों ने वो खबर नहीं दी। जिन्होंने 8 अक्टूबर 2013 का सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट की खबर नहीं छापी, उन्होंने ही आपको आधी खबर दी। ये हुआ, नाम के साथ बता रहा हूँ, हरिप्रसाद ने वो सब उधर गए थे। चुनाव आयोग ने जो चुनौती दिया था उसके सामने हुई थी बात, आमने सामने। ये सब हुआ, जो आप कह रहे हैं वो गलत बात है। सरकार ईवीएम हटाना नहीं चाहती, चुनाव आयोग हटाना नहीं चाहता, कोर्ट इस संदर्भ में फेवरेबल नहीं, तो आगे क्या फिर? देखो, इसके विरोध में मेरा ये कहना है कि अगर सरकार के पास है नहीं ये अधिकार, लोकसभा में बिल लाके कर सकते हैं, पास है, लोकसभा में बिल लाके कर सकते हैं। हाँ, सरकार कर सकती है। चुनाव आयोग खुद कर सकता है। चुनाव आयोग आज के तारीख में भी कई जगह बैलेट पेपर पर चुनाव करवा रहे हैं। चुनाव आयोग पर यह बंधन नहीं है कि आप बैलेट पेपर पर क्यों करवा रहे हो। अगर चुनाव आयोग फैसला करे, जैसे इन्होंने अभी कहा कि चुनाव आयोग को अधिकार देते हैं रेजोल्यूशन पास करके, कानून नहीं बनाए, चुनाव आयोग को अधिकार देते हैं, तो चुनाव आयोग के पास बैलेट पेपर पर भी करने का अधिकार है, ईवीएम पर भी करने का अधिकार है। चुनाव आयोग चाहे तो डिसाइड कर सकता है। हमने चुनाव आयोग के ऊपर मोर्चा लेकर के हमने चुनाव आयोग को 10 दिन का समय दिया, और 10 दिन का समय विचार करके आप इसके बारे में बोलो। भाई, आपको संविधान ने चुनाव आयोग को फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव संपन्न कराने के लिए अधिकार दिए। चुनाव आयोग को संविधान ने
संविधान निर्माताओं ने ये अधिकार दिए, फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाओ। ये बंधन है चुनाव आयोग के अधिकारियों के ऊपर। यदि वो ऐसा नहीं करते हैं तो लोगों को जैसे ही मौका मिलेगा चुनाव कमिश्नरों पर देशद्रोह का मुकदमा दायर हो सकता है। ये देशद्रोह है, ये सामान्य मामला नहीं है। 140 करोड़ जनसंख्या के लोकतंत्र के साथ में देशद्रोह का मामला है। उचित समय पर जिन कमिश्नरों को लोगों ने मांग करने के बावजूद भी उन्होंने इसको कॉग्निजेंस नहीं लिया और चेंज करने का काम नहीं किया, संविधान ने उनको अधिकार दिया हुआ है कि वो फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। अगर उनको समझ में नहीं आ रहा था तो लोगों ने उनको जानकारी दी, लिखित मेमोरेंडम दिया। अब चुनाव आयोग ये कह भी नहीं सकता कि किसी ने कोई डिमांड ही नहीं किया। तो चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? मेरा ये सवाल, चुनाव आयोग को आपके द्वारा मेरा ये सवाल है, चुनाव आयोग का क्या इंटरेस्ट है? चुनाव आयोग को तो संविधान निर्माताओं ने जिम्मेदारी लगाई कि फ्री फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव करवाए। तो लोग कह रहे हैं ईवीएम मशीन पर हमारा भरोसा नहीं है, चुनाव आयोग को कॉग्निजेंस देना चाहिए। और बैलेट पेपर पर मेरे पास कांग्रेस के द्वारा बैलेट पेपर का रेजोल्यूशन पास किया है, वो भी मेरे पास रेजोल्यूशन की कॉपी है। मैंने कांग्रेस के लोगों को क्रिटिसाइज किया, कांग्रेस के दिग्विजय सिंह चीफ मिनिस्टर थे उनके सामने, कहा कि नहीं हमने तो रेजोल्यूशन पास किया, बैलेट पेपर बनाओ। मैंने कहा अखबार में तो आपकी खबर नहीं आई। बोले अखबार वालों ने छापा ही नहीं, हमने रेजोल्यूशन पास किया है। मैंने कहा है मुझे तो रेजोल्यूशन, तो उन्होंने मेरे पास कल रेजोल्यूशन भेजा, ये फला तारीख को हमने रेजोल्यूशन पास किया कि बैलेट पेपर को चुनाव करवाए। तो ये अभी आप लोगों ने खबर सुनी होगी कि इंडिया गठबंधन के लोगों ने चुनाव आयोग को समय मांगा, समय भी नहीं दिया। अरे चुनाव आयोग इस देश में आपको बातचीत करने के लिए इंडिया गठबंधन के लोगों ने समय मांगा, आप समय दे नहीं रहे हो। मैं आपको एक बहुत खास बात बताना चाहता हूँ, वो बहुत फंडामेंटल बात। वो क्या है, क्या आपको पता है कि पिछले लोकसभा के चुनाव में 19 के लोकसभा के चुनाव में बीजेपी को केवल 37.5% वोट पड़े, 37.7% वोट पड़े। बीजेपी के वोट जो है 37.7% है। इसका दूसरा मतलब है कि फिर 62.3% वोट वाले चुनाव क्यों हार गए, मैंने पूछा। तो उन्होंने कहा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए हम लोग चुनाव हार गए। 62.3% लोगों ने मुझे कहा कि हम लोग यूनाइटेड नहीं थे, इसलिए चुनाव हार गए। अब 62.3% लोग सारे इंडिया गठबंधन के नाम पर इकट्ठा हो गए। आप लोगों ने, पत्रकार लोगों ने इस बात की तरफ ध्यान नहीं दिया। 63% जिनके पास वोट है वो सारे इकट्ठा हो गए। अब चुनाव कैसे हो रहा है? 37.7% वर्सेस 62.3% के बीच में लड़ाई है। और मोदी ने चुनाव के पहले ही स्वीकार कर लिया कि वो चुनाव हार गए। अब उन्हें किस आधार पर ऐसा मोदी ने स्वीकार कर लिया? मोदी की बहुत सारी गतिविधियां जो चल रही है आजकल, बिहार में नीतीश कुमार को लाने की, अभी झारखंड की भी बात आपने देखी होगी, बंगाल की भी जो तमाम पार्टियां जो है, तमाम पार्टियां उनको तोड़फोड़ करने का जो कार्यक्रम चल रहा है। अगर मान लो मोदी जीतने वाले ही है, मैं आपको जो आंकड़ा मैंने बताया 200% मैं आपको लिखवा देता हूँ कि मोदी चुनाव हारने वाले हैं, ईवीएम के द्वारा जीतने वाले हैं। मोदी चुनाव हारने वाले हैं, ईवीएम के द्वारा जीतने वाले हैं। वोट में हारने वाले हैं और ईवीएम में जीतने वाले हैं। और जीतने के बाद देश में बहुत बड़ा दंगा फसाद और हिंसा होने वाली है। ये तीन बातें।
चुनाव के बाद चुनाव का के लिए होता है दुनिया में, जानते हो? शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार वोट के अधिकार में शामिल है। जिसको ज्यादा वोट पड़े उसको सरकार बनाने का, सरकार चलाने का अधिकार है। शांतिपूर्ण हमारे देश में चुनाव होते रहे हैं, सरकार बदलती रही है, कांग्रेस की भी सरकार रही, बीजेपी की सरकार रही, तीसरे मोर्चे की सरकार रही और शांतिपूर्ण परिवर्तन होता रहा। वोट का अधिकार शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार है जनता के पास। अगर शांतिपूर्ण परिवर्तन करने का अधिकार ईवीएम के द्वारा रोका गया तो लोगों के पास हिंसा करने का विकल्प बचेगा। तर्कसंगत बात बता रहा हूं, हिंसा करने का विकल्प बचेगा। एक खतरा है देश के सामने। और मोदी गवर्नमेंट के समर्थक पत्रकार ये नहीं बताते हैं कि 350 लाख करोड़ रुपया मोदी ने कर्जा लिया 10 साल में। 350 लाख करोड़ रुपए तो 405 लाख करोड़ का कर्जा हो गया भारत। 405 लाख करोड़, 405 लाख करोड़ वर्ल्ड बैंक और दुनिया भर से 405 लाख करोड़। तो ये मोदी सरकार अगर तीसरी बार आती है तो भारत की इकोनॉमी तीसरे नंबर पर आएगी। आज की भी खबर है। केवल इसी का प्रोपेगेंडा हो रहा है। कोई ये नहीं बता रहा है कि आखिरकार ये तीसरे नंबर पर आएगी कैसे। 405 लाख करोड़ कर्जा लेकर आएगी तीसरे नंबर पर इकोनॉमी। ऐसा टाइटल तो कोई दे ही नहीं रहा है। 405 लाख करोड़ रुपया कर्जा, यानी 350 लाख करोड़ रुपया नरेंद्र मोदी ने कर्जा लिया। केवल वो यही कह रहा है कि तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी, तीसरे नंबर की इकोनॉमी होगी। अरे इकोनॉमी तीसरे नंबर से होती है, वो इन्वेस्ट से होती है, एक्सपेंडिचर से होती है। ये पैसा इतना भारत सरकार के पास आया कहां से? ये मेरे सामने सवाल था, मैंने छानबीन किया तो पता चला 405 लाख करोड़ रुपए कर्जा लिए। 54 लाख इतने सालों में, 50 साल से ज्यादा कांग्रेस ने राज किया। इतने साल में कर्जा 54 लाख करोड़ और अकेले 10 साल में नरेंद्र मोदी ने 405 लाख करोड़। तो आपने सुना वामन मेश्राम को। इन्होंने आपको बता दें कि ईवीएम मशीन के खिलाफ सबसे पहले आवाज उठाने वाले यही वो शख्स है जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट तक गुहार लगाई है। आज भले ही ईवीएम मशीन का मुद्दा गरमाया गया हो, लेकिन ईवीएम के खिलाफ ये शुरुआती दौर से थे और सुप्रीम कोर्ट तक का ये गए हुए है। और पिछले हफ्ते ही उन्होंने दिल्ली में एक बहुत बड़ी विशाल रैली निकाली थी, जिसके बाद चुनाव आयोग ने उनसे 10 दिन का समय मांगा है। आने वाले वक्त में पता चलेगा कि चुनाव आयोग ईवीएम मशीन को लेकर के क्या फैसला लेती है। इसी तरह की खबरों के लिए मेरे यानी शकील शेख के साथ बने रहे, देखते रहे सिटी न्यूज़ मुंबई।